साल 2020 या कहें संघर्ष 2020 सभी क्षेत्रों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन केंद्र की न्यू एजुकेशन पॉलिसी सभी के लिए अवसर बनकर आई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में बेहद अहम बातें कही गई है, जो हमारे शिक्षा के ढांचे को और भी मजबूती देने का काम करेगी। तकनीक, इनोवेशन और रिसर्च के साथ साथ यह एक विद्यार्थी के ओवरऑल डेवलपमेंट को सुधारने का दावा करती है। आज हम इस नई शिक्षा नीति को आर्थिक तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार शिक्षा किसी भी देश को ज्ञान का सुप्रीम पावर बनाने में सक्षम है। इसी ज्ञान के क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने शिक्षा पर खर्च को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। सुनने में तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन यह बातें कितनी व्यवहारिक हैं और शिक्षा की यह नीति जमीनी स्तर पर कैसे उतरेगी, यह एक गंभीर प्रश्न है। हमारे देश में शिक्षा के नाम पर अलग से टैक्स ऑन टैक्स यानी कि सेस वसूला जाता है। किताबों और दूसरी चीजों का खर्च अलग कर दें तो 2004 से 2019-20 तक अब तक भारतीयों से 4,25,000 करोड़ रुपए का सेस वसूला गया है। जब सीएजी ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि इन अलग से लिए गए सेस का आपने क्या किया, तो केंद्र सरकार ने चुप्पी साध ली। एक तरफ जहां केंद्र दावा करती है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खर्च को डबल कर दिया है, उसी केंद्र के आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा पर खर्च 4% से घटकर 3.40% रह गया है। आपको हर गांव में एक पिंक कलर की बिल्डिंग स्कूल नजर आ जाएगा, लेकिन उस स्कूल में सही इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक तरफ जहां केंद्र की नई शिक्षा नीति बच्चों को मल्टी लैंग्वेजेस पढ़ाने का दावा करती है, वहीं यह सवाल भी अहम है, क्या हमारे टीचर्स इतने ट्रेन्ड हैं? क्या हम अपने टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए सही से फंड जुटा पाते हैं? हमारे भारत देश में पहले से ही टीचर्स की कमी है, जो है उन्हें सही वक्त पर वेतन नहीं मिल पाता। आए दिन टीचरों के आंदोलन इस बात पर अहम प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। स्कूल के बाद कॉलेज के बाद कोचिंग और इतनी मेहनत और पढ़ाई पर खर्च करने के बाद जब एक स्टूडेंट सरकारी नौकरी के एग्जाम को पास कर लेता है, तो सालों साल तक उसकी भर्ती नहीं होती, उसे जॉब नहीं मिल पाता। आए दिन हम सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स का गुस्सा देखते हैं। कोरोना काल में ही करीब 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इतना खर्च, इतना सेस देने के बाद भी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। क्या 2021 के बजट में रोजगार एक अहम मुद्दा बनेगा? एक तरफ जहां शहरों में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लागू होना मुश्किल नजर आ रहा है, वहीं उन परिवारों के बच्चों का क्या होगा जिनकी आय 10 से 15,000 रुपए है? क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी और 2021 का बजट शहरों और गांवों के बीच असमानता को मिटा पाएगी? मैं चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड। Namaste, I am Professor T.G. Sitaram, Director, Indian Institute of Technology, Guwahati. The Union Cabinet approved the National Education Policy 2020 on July 29, which aims to bring the major reforms in higher education sector, including a target of 50% gross enrollment ratio by 2035, provision for multiple entry exits, credit transfers, and a multidisciplinary focus for higher education. It has been 6 months then to understand the way forward and implementation. IIT Guwahati has taken many steps and also developed a way forward, which has been under implementation stage at this moment at IIT Guwahati. National Education Policy, which is a long-awaited reform in the education sector, with an aim to transform India into a knowledge hub and leapfrog the country towards a modern 21st century society. On the implementation front of the National Education Policy, IIT Guwahati has already been taken steps to implement many of the goals of the National Education Policy, and in particular, NEP talks about multidisciplinary education. For several years at IIT Guwahati, we have implemented combining the programs from humanities and social sciences, design,
engineering and sciences. And we are also in the process of starting new programs in the healthcare, management and energy and environment areas, combining with management technologies. So it is not just the engineering school anymore. We are actually gone into multidisciplinary, into many steps. Many innovative ideas of credit transfers have already been made possible, and we have empowered our faculties on the curriculum side. They can decide the curriculum. There are some more changes that have been planned in the NEP or elegantly implemented in IITs already. And IITs are already in the forefront of the implementation of the National Education Policy, which envisions major progressive and futuristic reform in the country. Thank you. Namaskar. तो बेरोज़गारी का मुद्दा हमारे युवा वर्ग में काफ़ी प्रचलित है एवं चर्चे का विषय है, और इस बेरोज़गारी का प्राथमिक कारण मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं वो जो करिकुलम फॉलो कर रहे हैं वो काइंड ऑफ आउटडेटेड है। तो होता ये है कि जो युवा हैं, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, वो जब कॉलेज से निकल के जब मार्केट में जाते हैं अपने लिए एक जॉब लेने, तो ये पाते हैं कि उन्होंने जो स्किल्स डेवलप किए, जो पढ़ाइयाँ की, उसका कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन अब के मार्केट में नहीं रहा। तो हमारे संस्थानों को चाहिए कि नए नए कोर्सेज, अप टू डेट कोर्सेज जो हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड्स, वो इंक्लूड करें, ताकि जब हमारे ग्रेजुएट्स मार्केट में जाएं जॉब के लिए तो वो ये पाएँ कि उन्होंने जो पढ़ाइयाँ की उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है मार्केट में और उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब मिल रहा है। The National Research Foundation, which was proposed as part of the National Education Policy, is a very important and an innovative step to bring together all arms of government-funded research. I wish the Finance Minister provides for actionalizing this National Research Foundation proposal. In general, research is the backbone of our growth. It is the fuel that will take us deep into the 21st century. I think it's important that this budget, at the cusp of a growth era, provides and incentivizes funding research. The private sector in India needs to be incentivized to step up and fund research, either through their own resources or by nudging them to spend more CSR on research. Both of these will go a long way to creating a very innovative young India from out of our student group.